एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आज की इस बेहतरीन और आप सभी के सपनों को एक नई उड़ान देने वाली, आपके सपनों को जगाने वाली, जिंदगी को नए आयाम पर ले जाने वाली इस शानदार और लाजवाब जबरदस्त जूम मीटिंग में। साथियों, आप सभी को मैं अपनी तरफ से उन सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं जो लोग इस जूम मीटिंग में लगातार अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। और मुझे पता है कि सारे लोग, जितने भी लोग इस जूम मीटिंग में लगातार बैठते हैं, इनके सपने आज भी इतने मजबूत हैं और उनको पूरा करने का उन सभी ने दृढ़ संकल्प लिया है। क्योंकि बातें सभी तक जाती हैं, मैसेज सभी तक जाते हैं, कॉल भी बहुत सारे लोगों तक जाती है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग के लिंक पे जाके अपने आप को इस जूम मीटिंग में शामिल कर पाते हैं। तो जो भी साथी जूम मीटिंग का हिस्सा बन पाते हैं, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है और उनको भी पूरा विश्वास है, उनको अपने आप पर भरोसा है कि वो सफल होंगे। इसलिए उस जूम मीटिंग में लगातार बैठते हैं और नो डाउट वो सफल होके रहेंगे। क्योंकि ये जो क्रम चला है जूम मीटिंग का, ये जो कारवां चला है जूम मीटिंग का साथियों, ये हमको उस मंजिल तक लेके जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बस हमको टिके रहना है, डटे रहना है, लगे रहना है, इस जूम मीटिंग का हिस्सा लगातार बने रहना है साथियों। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों को, और इसी क्रम में उन सभी साथियों को भी धन्यवाद करता हूं, अपने उन सभी लीडर्स को जो लगातार अपने अनुभव को, अपने फील्ड की जो भी तपेड़े हैं, जो भी संघर्ष हैं, झेलते हुए आज हम सभी तक अपने उस अनुभव को, अपने उस सक्सेस को पहुंचाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से और उन सभी साथियों की तरफ से भी मैं सबको धन्यवाद करता हूं जो लगातार अपने अनुभव को हम सभी तक पहुंचा रहे हैं। और इसी क्रम में साथियों मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाम मेरा सीके कुशवाहा। परिचय आज बताता हूं, बहुत दिनों से मैंने अपना साथ परिचय नहीं बताया लोगों को, काफी लोग चूंकि इधर बीच नए लोग शामिल हो चुके हैं। तो नाम मेरा सीके कुशवाहा और आप सभी के प्यारा सा एक शहर है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। उस प्रदेश में एक संगम नगरी प्रयागराज, जिसको तीर्थों का राजा भी कहा जाता है, वहीं से बिलोंग करता हूं साथियों। और इस सपनों भरी दुनिया में मेरा जो पदार्पण रहा, आज से लगभग समथिंग 6 साल पूरा होने वाला है। आज से 6 साल पहले इस दुनिया में मैं सम्मिलित हुआ। इस जेएमबीडी बिजनेस को मैं मेरे जीवन में आया और लगातार धीरे 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 मैं चलता चला गया, जैसा कि सभी के साथ में होता है। हालांकि अगर मैं इससे पहले की बात करूं तो साथियों, मैं भी, जैसा कि सभी के साथ होता है, कोई भी इंसान इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो कह सके कि मैं खाली बैठा हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं तो व्यस्त है। यहां तक कि जिसके पास कोई काम नहीं, वो भी, उससे भी पूछिए तो कहता भैया मैं व्यस्त हूं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, प्लान सुनने का टाइम नहीं है, डेमो देखने का टाइम नहीं है, आपसे बात करने का टाइम नहीं है, आपकी मीटिंग में आने का टाइम नहीं है। चाहे वो बैठ के चौराहे पर ताशी खेलता हो, गप्पे लड़ाता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन उसके पास भी टाइम नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार साथियों, मैं भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं मैं भी व्यस्त था अपनी जॉब में। और उस जॉब के दौरान मुझे ये सिस्टम मिला। और मैं जॉब मेरी क्या थी, मैं एक बैंक में एज ए सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत था, जहां पर एक अच्छी खासी इनकम, एक अच्छी खासी सैलरी थी, जो एक आम आदमी अपने जीवन में चाहता है। एक आम आदमी अपने
जीवन में सोचता है कि महीने का 40,000, 50,000, 60,000 की नौकरी मिल जाए तो जीवन मेरा अच्छे से बीत जाए। आज एक आम इंसान के साथियों यही सोच है। आप किसी को भी पूछ लीजिए भैया क्या करना चाहते हो, सीधे बताएगा नौकरी, नौकरी की बात करेगा। और जबकि नौकरी के बारे में सबको पता है कि नौकरी की सैलरी क्या होती है, 40 से 50,000, 60,000, 70,000 नॉर्मल। बहुत हाई लेवल की हो तो 80,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख पहुंच गया, लेकिन नॉर्मल 40 से 60,000 के आसपास की सैलरी होती है। और आज लोग उसी के पीछे लोग भाग रहे हैं, सब कुछ छोड़ के सब लोग उसी के पीछे भागते चले जा रहे हैं। लेकिन साथियों मैं बताना चाहूंगा कि मैं जिस जॉब में था, जिस काम में था, मेरी सैलरी कहीं उससे अधिक थी, 60,000, 70,000। यहाँ तक अगर मैं बात करूं, कभी कभी इंसेंटिव लग करके लाखों में इनकम जाती थी। अगर मैं हाईएस्ट इनकम की बात करूं वहां पर, तो 1,65,000 मेरी हाईएस्ट इनकम थी। उस जॉब में मेरी हाईएस्ट इनकम लास्ट 1,65,000 रही, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था साथियों। आज मेरा जो स्टोरी बताने का जो मेरा जो उद्देश्य है, आज मन है मेरा बताने का, आप सभी से शेयर करने का, क्योंकि मैं चाहता हूं जो मेरा टॉपिक है इस समझने की जरूरत है, क्योंकि टॉपिक बहुत खूबसूरत है। जैसा कभी ओम सर ने भी कहा कि टॉपिक बहुत खूबसूरत है, अगर सही से हमने इसको समझ लिया तो साथियों जीवन बदल सकता है। इस टॉपिक का मतलब बहुत ही सार छुपा है इसी टॉपिक में। दो शब्दों में जीवन का पूरा सार छिपा, आपकी सफलता छुपी हुई है। तो मैं जो बताना चाहता हूं साथियों कि मैं जिस जॉब में था, मेरी एक अच्छी खासी अर्निंग रही, 1,65,000 के आसपास मेरी हाईएस्ट अर्निंग वहां पर रही, लेकिन फिर भी मैं उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था साथियों। हालांकि बहुत सारे लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूर होते हैं, परिवार को चलाना है, जिम्मेदारियों को निभाना है, लोग मजबूरी में भी करते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन मैं भी संतुष्ट नहीं रहा। सपने बहुत बड़े थे, कुछ बड़ा करने का सोच दिमाग में हमेशा चलती रही। सोचता रहा, कभी शायद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा। और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं कि ईश्वर आपकी चाहतों को, आपके सपनों के, अगर आप कोई चीज शिद्दत से मांगिए, पूरे दिल से मांगिए, तो ईश्वर उस चाहत को पूरा जरूर करता है। ठीक वही मेरे साथ हुआ। मेरे उस सपने को, जो मेरी चाहते थी, पूरा करने के लिए ईश्वर ने एक ऐसे इंसान को मेरे जीवन में भेज दिया, एक ऐसे इंसान को जो मेरे लिए एक भगवान स्वरूप ही है इस सिस्टम में, इस दुनिया में। एक ऐसे व्यक्ति आए जिनके द्वारा मुझे ये सिस्टम मिला, ये बिजनेस मिला, और आज जो कुछ भी हूं, आज उन्हीं की देन है। और मुझे ये बिजनेस वहां से मिला। मेरे गुरु, जिनको मैं जानता भी नहीं था फिलहाल, आज तो लोग के पास जो लोग प्लान लेकर के जाते हैं, लोग ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे एक ऐसे अपरिचित व्यक्ति ने मुझे सिस्टम दिया, ये बिजनेस दिया, जिसको मैं जानता नहीं था। क्यों? और मैंने क्यों लिया? क्योंकि मेरे अंदर, स्वयं के अंदर भूख थी। मैं स्वयं पाना चाहता था कुछ, स्वयं के अंदर आग थी। मेरे सपने कुछ इस तरीके से थे जो मुझे पूरे करने थे, और उन्हीं सपनों की चाहत में मुझे वो जो रास्ता मिला, जो मुझे वो प्लान मिला, मैंने देखा, और मुझे उसी दिन फील हो गया कि नहीं, नो डाउट, ये प्लान सीके कुशवाहा तुम्हारे लिए बना हुआ है। ये प्लान तुम्हारे लिए ही आया हुआ है कि तुमको करना ही करना है इस प्लान को। और वहीं से मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की साथियों, और लगातार धीरे धीरे चलता गया। संघर्ष हालांकि हर व्यक्ति के जीवन में आता है, मैं कोई इकलौता नहीं हूं, मैं भी इससे अछूता नहीं रहा। 4 महीने बीते, शुरुआती दौर में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं लगातार चलता चला गया। और 4 महीने मेरे साथ वो चीजें हुई जो आज लोग, जिस मुकाम को पाने के लिए आज हर व्यक्ति प्रयासरत है, जो अपने यहाँ का जो सबसे पहला एक बड़ा मुकाम होता है, जिसको हम लोग रॉयल्टी या गोल्ड के नाम से जानते हैं, जिसको 2% रॉयल्टी बोला जाता है साथियों। उस मुकाम को मैंने 4 महीने में, शुरुआती चौथे महीने में उस मुकाम को मैंने हासिल किया, जबकि उस समय मेरे साथ मेरा अपना कोई भी साथ में नहीं था। मैंने अपनी उस लगन से, अपनी उस चाहत से मैंने उसको पूरा किया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तलब थी उसको पाने की। और इसके बाद मेरा जोश और जुनून, काम करने का उत्साह मेरा और बढ़ा,
और चलता गया चलता गया चलता गया। अगले 4 से 5 महीने में फिर से मेरी पिन बदली, 4% हुआ। और संजोग ऐसा रहा मेरे साथ, इसको सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, कि मैं 6% रॉयल्टी हुआ ही नहीं, सीधे 8% रॉयल्टी पे पहुंच गया। हालांकि आज का जो प्लान है, इसमें ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस समय का जो प्लान था, रीपरचेज का प्लान, उस समय ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि डायरेक्ट कोई 8% रॉयल्टी पहुंच जाए। तो मेरे साथ लेकिन ऐसा ही हुआ, 8% रॉयल्टी भी हुआ। और उसी के साथ साथियों लगातार 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 मैं चलता चला गया। और अगले 17 महीने में साथियों, 17 महीने में एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा पद, एक ऐसी पिन जिसका सपना सबको होता है, पर्ल, जिसको हम टेक्निकल के नाम से जानते हैं। टेक्निकल की जो पहली पिन होती है पर्ल, साथियों मैंने उसको भी अचीव किया मात्र 17 महीनों में, जहां पे आप सभी को पता है इनकम 1 लाख प्लस हो जाती है। वो मुकाम भी साथियों आया। हालांकि ये इनकम मेरे लिए उतनी समय भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि इसके आसपास मैं इनकम वहां पे करता था। लेकिन मुझे पता चल गया था, अगर यहाँ से 1 लाख भी आ सकता है तो कल 2 लाख भी आ सकता है, कल 3 लाख भी आ सकता है, और 4 लाख भी आ सकता है, 10 लाख भी आ सकता है। और उसी उम्मीद के सहारे लगातार लगातार साथियों में चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। और आज चलते 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 चलते, हालांकि बीच में बहुत सारी समस्याएं आई। आप सभी को पता है कि कोरोना का टाइम आया, लॉकडाउन आया, कितने लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें झेली हैं। शायद ही कोई व्यक्ति से बचा होगा, कोई भी किसी का रिश्तेदार बचा होगा, मतलब कोई भी इंसान नहीं बचा। हर व्यक्ति उसके चक्रव्यूह में फंसा है, और सबका व्यापार, सबका कुछ न कुछ नुकसान हुआ उसमें। ताकि मेरे साथ भी हुआ, व्यापार में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उस उतार चढ़ाव को देखते हुए भी, धैर्य को रखते हुए, क्योंकि आप सभी को पता है साथियों, इस इंडस्ट्री में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि इस इंडस्ट्री में मैं नहीं कहता हूं, दुनिया के किसी भी काम में आप चले जाइए, हर काम में आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, बड़ा मुकाम पाते हैं, पाना चाहते हैं, तो आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा। धैर्य के बिना साथियों कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते हो। उसी धैर्य का दामन पकड़ के मैं लगातार लगातार चलता रहा। समस्याएं बहुत सी आई, लेकिन आज लगभग 6 साल का सफर साथियों पूरा होने जा रहा है। और उस 6 साल का सफर का परिणाम, हालांकि आप सभी ने देखा होगा, आपको पता होगा, 23 अप्रैल की जो एनिवर्सरी हुई, उसमें आप सभी को पता है कि वहां पर एमराल्ड पिन का जो सेलिब्रेशन हुआ था अपना, आप सभी ने देखा होगा। और जो चेक मिला था समथिंग 4 लाख की, उस महीने का चेक था एमराल्ड पिन का। तो आप सोच सकते हैं कि कहां तक जा सकता है। उसी सपने को लेकर के साथियों मैं इस इंडस्ट्री में आया था। मुझे पता था कि ये 1 लाख नहीं, कल 4 लाख भी होगा, 10 लाख भी हो। साथियों टारगेट 4 लाख नहीं है साथियों, 40 लाख भी नहीं है साथियों, एक करोड़ों का है। 4 करोड़ और 40 करोड़ का है साथियों, 4 अरब का है साथियों। क्यों ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूं कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूं साथियों, यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल नाम का शब्द यहाँ की डिक्शनरी में साथियों होता ही नहीं है। अगर आपको लगता है तो उसको आज से निकाल दीजिएगा, अगर आपकी डिक्शनरी में हो उसको बिल्कुल फाड़ दीजिएगा। क्योंकि एमएलएम में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में और जेएमबीडी में इस शब्द का कोई मतलब नहीं साथियों। इसको बिल्कुल फाड़ के फेंक दीजिए। यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, बस जरूरत है आपको लगातार लगन से लगे रहने की। अगर हमने इस काम को बखूबी निभाया तो आप उस बड़े से बड़े मुकाम को भी पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। तो साथियों मैं आगे चलता हूं। हालांकि आज मैं जो भी हूं, एमराल्ड हूं या जो भी इनकम 4 लाख 5 लाख जो भी इनकम है साथियों, इसका मेरा हालांकि मेरा जो भी प्रयास है वो तो है, लेकिन साथियों उन सब के ऊपर जिनके सबसे बड़ा इसमें योगदान है, जिनके माध्यम से मैं आज जहां तक पहुंचा हूं साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज यहां तक आने में साथियों मेरा रोल तो बहुत छोटा सा है। इसमें सबसे बड़ा रोल उस महान इंसान का, उस महान शख्सियत का है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जिसके द्वारा मुझे ये बिजनेस मिला। अगर आज वो दिन, वो लम्हा, वो इंसान मेरे जीवन में नहीं आए होते तो शायद आज मैं आप सभी से
आज बैठ करके जूम मीटिंग में आप सभी से बातें नहीं कर रहा होता, मैं आप सभी को आज ये नहीं बता रहा होता कि मैं एमराल्ड पिनेसीवर हुआ और मेरी इनकम 4 लाख आई। साथियों, ये मैं नहीं बता पाता, लेकिन अगर ये पॉसिबल हुआ तो उस एक इंसान की वजह से जो मेरे जीवन में इस सिस्टम को लेकर के आए। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ हमेशा बताता हूँ साथियों, एक ऐसे गुरु, एक ऐसे लीडर, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुझे मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, सही और गलत का फर्क बताया, कब कहाँ क्या करना है, मेरी हर कमियों को उन्होंने समय समय पे सही किया और मुझे सही रास्ते का चुनाव करना सिखाया, निगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने का रास्ता बताए। एक ऐसे महान लीडर जिनसे आज पूरा भारत परिचित है, मैं बहुत ही सम्मान के साथ उनका मैं नाम लेता हूं, जिनका नाम आप सभी जानते हैं, हम सबके ग्रेट लीडर रमेश सर। मैं दिल से सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो मेरी इस लाइफ में आने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी क्रम में साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है और गुरु के बिना तो साथियों मैं कुछ नहीं, और मैं ही नहीं, इस दुनिया में साथियों कोई भी गुरु के बगैर कुछ नहीं होता है। अगर हमने गुरु का महत्व जिस दिन खत्म कर दिया, यकीन मानिएगा आपका पतन वहीं से शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपको घमंड आ गया, ईगो आ गया, यकीन मानिए आप पतन की ओर जाना शुरू कर दिए हैं, उस रास्ते पर आप चल पड़े हैं। तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा, गुरु का महत्व हमेशा अपने जीवन में उसको उस शीर्ष स्थान पर हमेशा बैठा के रखिएगा। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा इसी क्रम में उन गुरुओं का भी जिनका मेरे जीवन में बहुत रोल रहा है। इसी क्रम में हम सबके एक ऐसे गुरु, ऐसे ट्रेनर पूरे भारत में जिनका एक अलग मुकाम है, एक अलग पहचान है, हम सभी इनको बहुत प्रेम से जानते हैं, ओम सर, जिनका नॉलेज, जिनका ज्ञान, जिनको मैं हमेशा कहता हूं ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान की गगरी हैं ये, जितना चाहे उतना उड़ेल लो, जितना चाहे उतना सीख लो, कभी कम नहीं होने वाला है। एक ऐसे गुरु। और इसी क्रम में मैं नाम लेना चाहूंगा हम सभी के चहेते, हम अपनी कंपनी के डायरेक्टर पंकज सर, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ अनुभव दिया, मुझे भी उनका साथ मिला, लगातार बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी लास्ट 19 मई को प्रयागराज में जो मीटिंग हुई, सर का सानिध्य वहां पर भी मिला, कुछ चीजें वहां फिर से नई सीखने को मिली, बहुत सारी चीजें। और हाल ही में आगरा में हम सभी को 4 तारीख को, अभी 4 जून की बात है, 3 और 4 2 दिन हम लोग साथ में रहे, सभी कोर ग्रुप जितने मेंबर रहे, कंपनी के बोर्ड मेंबर, सबका साथ मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं पंकज सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी क्रम में साथियों, मैं उस शख्सियत को कैसे भूल सकता हूं जो सर्वे सर्वा हैं। शायद आज वो नहीं होते तो ना आज ये सिस्टम होता, और न शायद आज कोई होता, ना हम होते और ना आप होते, पता नहीं कहाँ होते। तो साथियों, उस महान शख्सियत जिसको हम आप सभी जानते हैं बहुत ही प्रेम से, जिन्होंने अपने इस प्लान को डिजाइन किया, जिन्होंने अपने प्रोडक्टों को डिजाइन किया, जिन्होंने हम सबकी सोच को बड़ा किया, जिन्होंने हम सबकी सफलता का बीड़ा उठाया, जिन्होंने हम सबको पूरी दुनिया को घुमाने का एक रास्ता दिखाया, और आज हम सभी के जीवन में एक ऐसी शख्सियत बन के आज हम सबके बीच में हैं, जिनको हम आप सभी जानते हैं, बहुत ही शालीन जिनका नेचर है, जिनका व्यवहार इतना सरल होता है कि हम जब भी उनसे मिलते हैं पता ही नहीं चलता कि हमारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं साथियों। जी हाँ, बिल्कुल आप समझ चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे महान शख्सियत जिनको हम सभी दद्दा जी के नाम से जानते हैं। कंपनी के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर दद्दा जी को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, चरण छू के स्पर्श करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, आपने ऐसी, दद्दा जी आपने ऐसा प्लान बनाया जो आज लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, पूरी दुनिया में एक नई पहचान, नया मुकाम बनाने जा रहे हैं हम सभी, और जाने कितने लोगों की जिंदगियां बदलने जा रही हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से बताया कि छोटी सी जो मेरी कहानी है, इस कहानी में इन सभी लोगों का साथियों बहुत बड़ा रोल है। हालांकि कहानी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप सभी को बताया। साथियों, यकीन मानिए, ये जो बिजनेस है वो सब कुछ दे सकता है जो हम आप यहाँ पे चाहते हैं। आगे मैं चलता हूँ, आप सभी को बताना चाहूंगा
कि आपका जो टॉपिक साथियों हमने लिया हुआ है, मैं उस टॉपिक पे बात करूंगा कि बिजनेस में हम आप सम्मिलित हैं या समर्पित हैं। साथियों बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। अगर आप सही से इन दो शब्दों को मंथन कीजिए, मनन कीजिए, तो समझ में आपके पूरे काम का मुआयना, आपके पूरे काम की समीक्षा हो जाएगी। आप सफल होंगे या असफल होंगे आपको पता चल जाएगा। इन्हीं दो शब्दों में सब कुछ छिपा हुआ है साथियों, चाहे आप मानिए या ना मानिए। सम्मिलित या समर्पित, अपने काम के प्रति आप सम्मिलित हैं या समर्पित हैं। लेकिन उससे पहले साथियों एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूंगा। और ये कहानी है एक ऐसे विकलांग राजा की, जो मतलब विकलांग थे और एक पैर से विकलांग थे और एक जिनकी आंखें भी डिस्टर्ब थी, आंखों से देख भी नहीं सकते थे। और वो एक दिन की बात है, वो अपने महल में घूम रहे थे, टहल रहे थे, और घूमते घूमते वो उस जगह महल में पहुंच गए, वो का मतलब उस जगह पे पहुंच गए जहां पर उनके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थी। जैसा कि आपको सभी को पता होगा, महल में जितने भी उनके दादा परदादा होते हैं सबके कहीं ना कहीं तस्वीरें लोगों की लगाई जाती हैं सीरियल से। ठीक उसी प्रकार से उनके महल में भी वो तस्वीरें लगी हुई थी। वो एक किनारे से देखते देखते वहां तक पहुंचे। वो देख रहे थे कि ये मेरे पिताजी की तस्वीर है, ये दादा की है, परदादा की है, ये इनकी है, वो उनकी, मतलब पूरी कई पीढ़ियों की तस्वीरें वहां पर लगी हुई थी। वो सबको देखते 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 उनको अपने आप पे बहुत गर्व हो रहा था कि मैं एक ऐसे खानदान से, मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहां पर ऐसे ऐसे महान लोग हुए और मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है। लेकिन जब वो लास्ट में पहुंचे एक किनारे जहां पर एक तस्वीर की जगह खाली पड़ी हुई थी, और जैसे उस जगह पे पहुंचे उन्हें ये पता चल गया, उनको समझ में आया कि यहाँ पर अगली तस्वीर मेरी लगने वाली है। और उस तस्वीर की जगह पे जब वो पहुंचे उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे तस्वीर तो मेरी लगेगी, लेकिन उन बाकी लोगों की तस्वीरें इतनी अच्छी हैं, मेरी तस्वीर तो सबसे बुरी होने वाली है। इस चीज को लेकर काफी वो चिंता में पड़ गए, सोच में पड़ गए। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक बात आई कि मेरे जाने के बाद पता नहीं मेरी तस्वीर लोग कैसे बनवाएंगे, क्योंकि मैं तो इस तरीके का हूँ, मेरी आंख भी नहीं है और एक पैर भी नहीं है, मेरी तस्वीर तो अच्छी बनेगी नहीं। तो क्यों ना मैं जिंदा रहते ही मैं अपनी तस्वीर को इतनी अच्छी बनवा दूं कि लोग इसको देखें। तो इस बात को जब उनके दिमाग में आया, उन्होंने अपने राज्य में अपने मंत्रियों से ऐलान किया कि कोई ऐसे जो राज्य के जो सबसे अच्छे पेंटर उनको बुलाया जाए और उनसे बोला जाए कि मेरी एक अच्छी सी तस्वीर बनाए। राज्य में ऐलान हुआ, बातें सभी तक पहुंची, तो लोग जितने भी पेंटर्स थे बड़े बड़े सबके पास बात पहुंची। तो लोगों ने सुना, जाना, समझा। उनको ये बताया गया कि भाई जो भी राजा साहब की एक अच्छी तस्वीर बनाएगा उसको सोने चांदियों से तौल दिया जाएगा। ये बातें सुनकर लोग तो बहुत खुश तो हुए, लेकिन खुशी होने के साथ साथ लोगों के मन में एक चिंता भी थी। चिंता ये थी कि तस्वीर अच्छी बनी तब तो चलो ठीक है, और अच्छी नहीं बनी तो मौत की सजा भी हो सकती है। लेकिन उनको ये पता था कि तस्वीर अच्छे बनने के चांसेस तो है नहीं। क्यों? क्योंकि राजा की तस्वीर अच्छी बन कैसे सकती है? जो पहले से जिनकी आंख नहीं है, जिनके पैर नहीं है, आखिर उनकी तस्वीर अच्छी बनेगी कैसे? इस चीज को लेकर वो बहुत परेशान थे। उनके दिमाग में था कि निश्चित रूप से राजा हमको सजा दे देंगे, क्योंकि तस्वीर उनको पसंद आने वाली है नहीं। इस डर से किसी ने भी तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया। और ये जब किसी ने भी तस्वीर बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली, बाद में एक लड़के ने हाथ खड़ा किया कि मैं राजा साहब की तस्वीर बनाऊंगा, मैं राजा साहब की तस्वीर बनाऊंगा। और वो राजा साहब के पास गया, उसको बुलाया गया कि ठीक है आप आओ। उसने कहा राजा साहब मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा, लेकिन मुझे कम से कम 3 दिन का मौका चाहिए। राजा साहब ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें 3 दिन दिए जाते हैं। लड़का चला गया, उसने वादा तो कर लिया, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, वही बातें हालांकि उसके दिमाग में भी चल रही थी कि जब किसी ने तस्वीर नहीं बनाई तो मैं कैसे बनाऊंगा। लेकिन वादा कर चुका था, उसके दिमाग में सिर्फ वही चल रहा था तस्वीर बनाना है तो बनाना है, कैसे भी करके राजा साहब की तस्वीर बनाना है। वो घर गया और अपने आप को एक कमरे में बंद करके पूरा ध्यान, पूरा अपना
एकाग्रता पूरी फोकस किया उसने कि राजा साहब की तस्वीर को बनाना है तो कैसे बनाऊंगा। सोच रहा था, सोचते सोचते न खाने का ध्यान न पीने का ध्यान, पूरे सभी से उसने दूरियां बना ली। पूरा का पूरा फोकस उसका अपने काम पर था, अपने उस तस्वीर बनाने पर था कि राजा साहब की तस्वीर मैं कैसे बनाऊंगा। हालांकि तस्वीर बनी, राजा साहब का दरबार लगा, वो आए और वहां पर राजा साहब ने बोला कि तस्वीर दिखाओ। तस्वीर दिखाई गई। जैसे ही राजा साहब ने तस्वीर देखा बहुत खुश हुए। राजा साहब ने बहुत सारे इनाम की घोषणा की, लेकिन घोषणा करने के बाद राजा साहब ने पूछा, लेकिन उससे पहले जब राजा साहब ने देखा कि तस्वीर में ऐसा था क्या, तस्वीर में राजा साहब को अच्छा क्या लगा, क्योंकि तस्वीर बनाना बहुत कठिन था, जो लोग कोई बनाना नहीं चाहते थे। तो वहां पर उस लड़के ने जो तस्वीर बनाई थी उसकी खासियत क्या थी कि उस लड़के ने जो तस्वीर बनाई थी उसमें राजा साहब को उसने घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया था। उस लड़के ने राजा साहब को घोड़े पर घुड़सवारी करते हुए दिखाया और घुड़सवारी के साथ साथ तीर अंदाजी करते हुए दिखाया है, जिसमें आप सभी को पता है जब कोई व्यक्ति घोड़े पे बैठा होगा, साइड से जब फोटो बनेगी, तस्वीर बनेगी, तो एक पैर दूसरी साइड में होगा, तो वो पैर जो पैर नहीं था उसको दूसरी साइड में किया जो दिख नहीं रहा था। और एक आंख जो राजा साहब की नहीं थी, आप सभी को पता है कि तीर चलाते समय एक आंख दबानी पड़ती है। उस लड़के ने ऐसी तस्वीर बनाई थी कि पता ही नहीं चल रहा थी राजा साहब कि एक आंख नहीं और एक पैर नहीं है। इस तस्वीर को देख राजा साहब बहुत खुश हुए और उसको बहुत सारा इनाम दिया। लेकिन राजा साहब ने एक बात उससे पूछी कि ये बताओ, जो तस्वीर कोई बनाने की तैयार नहीं हुआ, तुम तैयार हुए तो तुमने कैसे कारनामा किया, तुम्हारे दिमाग में कैसे बातें आई। उसने कहा, राजा साहब मेरे लिए भी कठिन था, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, मैं बनाऊंगा, कैसे भी करके आपकी तस्वीर बनाऊंगा तो बनाऊंगा। मैंने पूरा फोकस अपने काम पर किया, आपकी तस्वीर बनाने पर किया, अपने आप को पूरी तरह से मैंने समर्पित कर दिया, अपने काम में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया था, इसलिए मेरे दिमाग में बात आ सकी। अगर मैं आधे अधूरे मन से लगाता कि तस्वीर कैसे बनेगी नहीं बनेगी तो शायद मैं तस्वीर नहीं बना पाता, लेकिन मैंने 100% फोकस अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया था आपकी तस्वीर बनाने के लिए। तो साथियों, इस कहानी का मतलब वही है जो टॉपिक अपना है, सम्मिलित या समर्पित, कि हम अपने काम में सम्मिलित हैं या समर्पित हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, आज के समय में हम आप कोई भी काम कर ले, आज आप अपनी फील्ड में देख लीजिए, आज बहुत सारे साथी हैं काम की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, आधे अधूरे मन से लोग काम करते हैं। सम्मिलित तो है, बिजनेस में साइन तो कर लिए, बहुत सारे लोग आएंगे, प्लान देखेंगे, सिस्टम देखेंगे, ज्वाइन भी कर जाएंगे, लेकिन जब काम करने की बारी आएगी तो लोग काम नहीं करते हैं। जो लोग करते भी हैं आधे अधूरे मन से करेंगे, मन में आया तो कर लिए, मन में आया तो नहीं किए, आज फील्ड में गए कल फील्ड में नहीं गए, प्लान दिखाए कभी प्लान नहीं दिखाया, कभी डेमो दिखाए कभी नहीं दिखाए। साथियों, क्या इससे सफलता आएगी? सफलता उस इंसान को आती है जो अपने आप को समर्पित कर देता है, अपने काम के प्रति निष्ठा में रहता है, भूल जाता है सारी चीजों को। जब तक वो करेगा, जो भी समय देगा, 1 घंटे देगा, 2 घंटे देगा, 4 घंटे देगा, 100% जब तक समर्पित नहीं होगा अपने काम के प्रति, वो कभी सफलता की ओर नहीं जा सकता। साथियों, निष्ठा बहुत जरूरी है, भाव जिसको कहते हैं साथियों, भाव। किसी भी काम के प्रति आपका भाव महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए आपके दिल से अंदर से भावना क्या आ रही है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगा साथियों, हमारे आपके घरों में जैसे मान लीजिए किसी भी घर में अगर कोई आया खाना बनाए, आया मतलब जो खाना बनाने के लिए बहुत सारे लोग रखते हैं, अगर कोई आपके घर में खाना बनाने वाली आया खाना बनाए, उसके खाने बनाने के स्वाद में और आपकी माँ के बनाने के स्वाद में अंतर रहता है या नहीं साथियों? आप सभी को पता है कि वही खाना, वही किचन, वही मसाले, वही बर्तन, वही गैस, वही सब सारी चीजें, सब कुछ वही होता है, सेम वही आया भी यूज करती है, सेम वही माँ भी यूज करती है, लेकिन भोजन का स्वाद साथियों अलग अलग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि भाव अलग अलग हो जाता है। माँ का खाना बनाने का भाव अलग है और आया का खाना बनाने का भाव
अलग है साथियों। कौन किस भाव से काम कर रहा साथियों, मायने ये रखता है। क्योंकि आपके हिसाब से जितना भी हम आप काम करते हैं, आपका भाव ही आपके काम की सफलता को दर्शाता है। आपका भाव जितना आपके काम में सम्मिलित होगा, आपको जितना समर्पित होगा, यकीन मानिए साथियों, आपका परिणाम उसी हिसाब से आएगा। जैसा कि आपने एक बहुत हर जगह आपने इस बात को सुना होगा कि गेंद को आप जितनी तेजी से दीवार में मारेंगे उतनी तेजी से वापस आती है, सभी को पता है साथियों। ठीक उसी प्रकार से अपने काम में जितना ज्यादा आप समर्पित होंगे उतना ज्यादा आपके पास परिणाम आएगा। साथियों मुझे भी पता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है साथियों। मैं शुरुआत में जब भी मैंने इस काम को शुरू किया, मैं अपनी बात आपको बताना चाहूंगा। मुझे हर समय, जब भी मैं, यानी कि मैं यूं कहूं तो सोते जागते उस समय, शुरुआती दौर से मैं आपको बात बता रहा हूं साथियों, जब मैंने काम की शुरुआत की थी तो मुझे हर जगह सिर्फ जेएमबीडी दिखता था, हर समय। यहाँ तक कि सोते समय सपनों में भी जेएमबीडी आता था, और सपनों में भी मैं प्लान करता था, सपने में डेमो दिखाता था, सपने में ज्वाइनिंग करता था साथियों, सपनों में मीटिंग करता था। इसको कहते हैं सर काम के प्रति आपका समर्पण। अगर आपका समर्पण नहीं है साथियों तो कभी भी आप सपने में आपका काम नहीं आ सकता है। सपने आपके उसी के आएंगे जिसके प्रति आपका समर्पण होगा, जिसके प्रति आप उसमें डूब चुके होंगे। लेकिन जिसने भी अपने आप को उसमें समर्पित किया, 100% आपको देना होगा साथियों काम के प्रति। और आज मैं देखता हूं बहुत सारे लोग साथी ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन उस तरह की सफलता नहीं है जिस तरह की सफलता आज कोई 2 साल से आकर के पा गया, कोई 6 महीने में आकर के पा गया, कोई 5 साल में पा गया। लेकिन बहुत से ऐसे साथी जो 8-8, 10-10 साल से भी लगे हैं, लेकिन उनको आज वो सफलता नहीं मिली है। तो साथियों उसका सीधा सा जवाब यही है कि उनका काम करने का भाव क्या है, काम के प्रति उनका समर्पण कितना है। अगर वो काम के प्रति समर्पित नहीं है तो वही बात लागू होती है कि आधे अधूरे मन से किया गया काम साथियों कभी भी एक बड़े परिणाम में नहीं बदल सकता है। मैं एक ऐसा उदाहरण भी आपको देना चाहूंगा साथियों। बहुत सारे साथी आज ऐसे हैं दुनिया में, हालांकि कोई भी काम आसान नहीं होता, जिंदगी बनाना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हम सही तरीके से काम करें तो आपको पता है कठिन से कठिन काम भी पूरा किया जा सकता है। कभी भी आप कितना भी प्रयास करें, मोती जो होता है कभी भी आपको ऊपर नहीं मिलता है। जब तक आप समुद्र की गहराई में नहीं जाएंगे, पूरा आप अंदर तक नहीं घुस जाएंगे, तब तक आपको मोती कभी हासिल नहीं हो सकता है साथियों। और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि तमाम तरह के लोग आज ऐसे हैं जो फील्ड में निकलते हैं, लेकिन सीनियर के साथ भी हैं। पता चला सीनियर को बैठा दिए, वो प्लान कर रहा है, वो उनका ध्यान कहीं और है। उस समय भी उनका फोकस नहीं होता है कि कम से कम सीनियर जो प्लान करता है कम से कम सीखने का तो प्रयास करें। उस समय भी समर्पित नहीं करते अपने आप, नहीं कि आधा अधूरा मस्जिद में फॉर्मेलिटी के तरीके से लोग काम करते हैं। लेकिन आप ये जाने कि जिस इंडस्ट्री में आप हैं साथियों, जहाँ पे आप हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों भी कमा सकते हैं। और साथियों हजारों कमाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जहां पर हम इतनी पढ़ाई भी करते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, और पाते क्या है 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 60,000। लेकिन आप देखिए वहां पर लोगों की कितनी शिद्दत होती है, समर्पण देखिए साथियों, वहां का भाव लोगों का। आज देखिए लोग घर से बाहर निकल के पढ़ाई करते हैं, कमरा लेके रहते हैं, फीस देते हैं, फार्म भरते हैं, और 24 लोग 10-10, 12-12 घंटे लोग पढ़ाई करते हैं, रात रात भर जग के लोग पढ़ाई करते हैं। किस लिए? उनके दिमाग में एक चीज सीधे नौकरी पाना है। नौकरी पाने की इतनी उनके अंदर ललक है, इतना उनके अंदर जुनून है, अपने आप को समर्पित कर रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी को नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर किसी को मिल भी रही है साथियों तो कितनी की मिल रही है ये हम सभी जानते हैं। 20,000, 40,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1,00,000 मैक्सिमम। लेकिन साथियों हम 50,000, 60,000 की नौकरी के जिस तरीके का हमारा समर्पण है, क्या आप अपने आप को चेक करें।
अपने आप को देखें, टटोलें अंदर से, अपनी अंतरात्मा को झकझोरें। क्या हमारा यहाँ पर जेएमबीडी के प्रति, अपने इस काम के प्रति क्या उस लेवल का समर्पण है? क्या उस लेवल की मेहनत हम यहाँ पर करते हैं? शायद आपका दिल जवाब देगा कि शायद उस तरीके की मेहनत हम नहीं करते हैं। जिस तरीके से दुनिया के सारे कामों में हम अपने आप को देते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग नहीं देते हैं। ऐसे दुनिया में बहुत सुधार है साथियों। एक आपने सुना होगा, एक ऐसे संगीतकार हुए जिनका नाम नौशाद अली है, आपने शायद सुन रखा होगा उनका नाम, जिन्होंने एक मूवी बनाई थी, बहुत ही चर्चित मूवी, बहुत चर्चित पिक्चर रही, जिसका नाम है मुगले आजम। मुझे पता है नाम सभी ने सुना होगा, नाम नहीं सुना होगा तो गाना जरूर के लोगों ने सुना होगा कि प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, ये गाना उसमें रहा है। मुन्ना पिक्चर का नाम था मुगले आजम, जिसके संगीतकार हुए नौशाद अली साहब। उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो गाने को बनाने में लग जाते थे, अपने काम में डूब जाते थे, वो सिगार पीते थे, सिगार जिसको हाथ में पकड़ के पिया जाता है। और लोग बताते हैं कि उनके हाथों में जो 10 की 10 उंगलियां हैं, 10 की 10 उंगलियों के जो बीच में जो होता है, जहां पर सिगार पकड़ा जाता है, 10 जगह पूरा जला हुआ है। क्यों? क्योंकि अपने गाने को बनाने में इतना डूब जाते थे, इतना डूब जाते थे कि सिगार जलते 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 कब खत्म हो जाता था, उंगली को जला देता था, उनको पता ही नहीं चलता था साथियों। इस तरीके से वो अपने काम में डूब जाते थे साथियों। ऐसे दुनिया में बहुत से उदाहरण है, आप देख लीजिए, जितने भी सफल लोग हैं, चाहे वो सचिन हो, चाहे वो सहवाग हो, चाहे वो आपका बहुत सारे लोग हैं, शाहरुख हो, अमिताभ हो, धोनी हो, मोदी जी हो, कोई भी, आप किसी को भी उठा के चेक कर लीजिए आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी आप चेक करेंगे, सबके सब जाकिर हुसैन हो, जो तबला वादक हुए, अपने काम में डूबे हुए लोग हैं, अपने काम के प्रति समर्पित हुए लोग हैं, जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं साथियों। क्योंकि बिना अपने काम में समर्पित हुए मुकाम पर पहुंचना साथियों असंभव है। लिख लीजिए आप साथियों, असंभव है। आप मेरी बात को, हो सकता है किसी को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं, गारंटी है, लिख लीजिए, अगर आप 100% नहीं देंगे, समर्पण भाव से काम नहीं करेंगे, तो यकीन मान लीजिए, चाहे कोई भी हो, उस सफलता के शिखर को नहीं छू सकता है जिस सपने को देखकर यहाँ पर आया है। कुछ भी कर ले वो, समय चाहे जितना बिता दे, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, पूरा जीवन भी दे देगा साथियों, तो वो उस मुकाम को नहीं छू पाएगा जिस सपने को देखकर यहाँ पर आया। हाँ, ये हो सकता है उसका सपना ही छोटा हो, तो अलग बात है। हो सकता है उसका सपना है सिर्फ इतना हो कि मुझे एक मोटरसाइकिल आ जाए, महीने का 20,000 कमाने लगूं, महीने का 50,000 कमाने लगूं, वो एक अलग बात है। लेकिन जिसके सपने लाखों, करोड़ों और अरबों के हैं साथियों, जिसका सपना खुद का एरोप्लेन लेने का है, जिसका सपना खुद का क्रूज का है, जिसका सपना दुनिया घूमने का है साथियों, उसके सपने तो तभी पूरे होंगे जब वो समर्पण भाव से काम करेगा साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, आप सभी ने एक नाम और सुन रखा होगा, जिनको बोलते हैं, जिनको आप सभी जानते हैं एडिसन के नाम से। एडिसन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने काम में इतने लीन हो जाते थे, इतने खो जाते थे, इतने समर्पित हो जाते थे कि उनको ये तक पता नहीं चलता था कि उन्होंने खाना खाया भी है कि नहीं खाया है। थाली उनकी परोस के रखी रहती थी, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता था कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया। ऐसा उनके बारे में बोला जाता है। उनको इतना ज्यादा भूल जाते थे काम में, इतना मगन हो जाते थे साथियों। ऐसे बहुत से उदाहरण है साथियों, जिनको मैं जानता हूं, और मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, समर्पण हर उस चीज के लिए होना चाहिए। समर्पण सिर्फ एक चीज के लिए नहीं होता। समर्पण हम अपने सीनियर के प्रति रखें, अपने सिस्टम के प्रति रखें, अपने प्लान के प्रति रखें, अपने प्रोडक्टों के प्रति रखें साथियों। मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूं कि सीनियर की बातों को लोग इग्नोर कर देते हैं साथियों। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, गुरु हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। अगर गुरु के प्रति हमारा समर्पण नहीं है, गुरु जो भी कह दे साथियों, उसको आप नो डाउट कभी भी इफ बट मत कीजिए। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में अपना दिमाग कभी मत लगाइए। जिसने अपना दिमाग लगाया वही उस रास्ते पर समझिए चल पड़ा है, सफलता के रास्ते से विमुख हो चुका है वो।
तो गुरु की बातों को हमेशा ध्यान रखिए, उसके समर्पण, उसके प्रति जो भी गुरु कहे उसकी बात को मान। हो सकता है आपको उस समय उसकी बातें अच्छी ना लगे, क्यों? क्योंकि गुरु उस चीज को देख रहा है जो शायद आप नहीं देख पा रहे हैं, उसको पता है कि आगे क्या होगा, इसलिए वो ऐसी बातें बोलता है। और अगर हमने उसकी बातों को मान लिया तो आगे आपको परिणाम बहुत बार मिलने वाला है। तो समर्पण आपको अपने सीनियर के प्रति भी रखना, अपने गुरु के प्रति भी रखना है, समर्पण अपने प्लान के प्रति भी रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी मार्केट के प्लान आपने देख लिया, अरे ये प्लान तो उससे बेहतर लग रहा है, ये तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ तो ज्यादा इनकम है, यहाँ तो तमाम सारे लोग मैं ऐसे भी देखता हूँ कि जरा से कोई प्लान देख लिए और फट से उसमें कूद के चले जाते हैं। और जब साथियों कूद के जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा हम सभी को पता है। आज जो लोग कूद कूद के लोगों ने आज इतना माहौल खराब कर रखा है, आज इस इंडस्ट्री के लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है कि क्या बताएं, आप सभी जानते हैं साथियों। लेकिन जो लोग अपने प्लान के प्रति जिनका समर्पण है, वो चाहे कितना भी प्लान उनके सामने कोई रख दे, उस प्लान की तरफ वो कभी नहीं जाते हैं। इसको कहते हैं अपने प्लान के प्रति समर्पण। तो आपको अपने प्लान के प्रति भी समर्पित रहना है साथियों, और प्रोडक्ट के प्रति भी साथियों हमको समर्पित रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट इतने गुणवत्ता वाले हैं, हालांकि हम सभी जानते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग आप देखते होंगे फील्ड में बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं जो बुराई करने वाले होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है जिन्होंने आपका प्रोडक्ट यूज भी नहीं किया है लेकिन वो बुराई कर देते हैं, और जरा सी बुराई उन्होंने किया और आपको लगता है, आपने सही मान लिया कि हाँ ये इंसान सामने वाला जो बता रहा है वो सही बता रहा है, हमारे प्रोडक्ट में कमी है। लेकिन ये आपको क्यों लगा? क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट पर, आप उसके प्रति समर्पित नहीं, आपका भाव ही नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट है। जब तक आपका भाव आपके प्रोडक्ट के प्रति अपना नहीं होगा, कोई भी बुराई करके चला जाएगा और आप छोटी सी बात से आप निगेटिव हो जाएंगे, और जैसे ही आप निगेटिव हुए सफलता के रास्ते से आप हट गए साथियों। तो साथियों बहुत सारी चीजें हैं, तो आप प्लान के प्रति भी समर्पित रहिए, सीनियर के प्रति समर्पित रहिए, प्रोडक्ट के प्रति समर्पित रहिए, और कंपनी के प्रति तो साथियों 100% समर्पित आपको रहना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपनी कंपनी के प्रति समर्पित नहीं है, जो चाहेगा वो आपको निगेटिव करके चला जाएगा। जिस प्रकार से साथियों हम भगवान की स्तुति करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं साथियों, ठीक उसी प्रकार से हमारी कंपनी हमारे लिए मंदिर है, और ये प्लान, ये प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमारे लिए प्रसाद है साथियों। इस प्रसाद को समर्पण के भाव से हमको अर्जित करना है, अपने अंदर समा लेना है। और जब हम इस तरीके से काम करेंगे साथियों तो ईश्वर भी देखता है, ईश्वर में, मंदिर में बैठा हुआ ईश्वर हमारे उस भाव को समझता है और हमारी उस मनोकामना को पूरी करेगा, 100% पूरी करेगा साथियों। कोई न कोई माध्यम लगा के, कोई न कोई बहाना लगा के ईश्वर आपकी मेहनत को देखते हुए, आपका भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कभी मैं पिछली मीटिंग में शायद अमित जी ने बोला था इस बात को कि मीरा ने पिया तो जहर था, मीरा ने पिया तो जहर था, लेकिन वो अमृत बन गया। कैसे बना साथियों? भाव, समर्पण, प्रेम के प्रति उनका जो समर्पण था, उस समर्पण ने उस जहर को भी अमृत बना दिया साथियों। ये होता है समर्पण की ताकत। तो समर्पण की ताकत को साथियों समझे, 100% समर्पण दे, काम में सम्मिलित ना हो, समर्पित हो साथियों। इसी पर मुझे एक बात साथियों और याद आ रही है, एक छोटा सा एक उदाहरण, हालांकि इस उदाहरण से सभी लोग रिलेट करेंगे, मुझको पता है सभी के जीवन में वो लम्हा आता है, बहुत कम ही लोग ऐसे जीवन में होंगे शायद जो इस रास्ते से होकर नहीं गुजरे होंगे। प्रेम एक ऐसा स्टेप होता है जो लगभग हर व्यक्ति के जीवन में आता है। आप सभी ने देखा होगा जब कोई भी इंसान किसी से प्रेम करता है, चाहे वो प्रेमी हो चाहे वो प्रेमिका हो, भाव को समझिएगा साथियों, उसके प्रति आप देखिए उसका क्या लगाव होता है, उसके प्रति उसका क्या समर्पण होता है। जितना ज्यादा वो इतना डूब चुका होता है कि उसको उसके सिवा कुछ भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता साथियों। मुझे पता है जो लोग प्रेम करते हैं उनके सामने कितनी भी महंगी महंगी चीजें आप रख दीजिए, उनको बोल दीजिए कि आप इसको ले लो, लेकिन आप उसको छोड़ दो, लेकिन वो उसका सीधा जवाब होगा नहीं,
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मुझे वही चाहिए। इतना समर्पित होते हैं लोग उसके प्रति साथियों, इतना लोग डूब जाते हैं कि उनको उसके सिवा कुछ भी नहीं दिखता साथियों। ये होता है समर्पण, अपने प्रेम और प्रेमी के प्रति समर्पण। और यही समर्पण साथियों आपको यहाँ पे भी लाना होगा। सोते जागते खाते पीते लोगों को सिर्फ और सिर्फ वही दिखता है जो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, अपने प्लान में, अपने सिस्टम में, अपनी सफलता को उसमें देखना पड़ेगा। और ये समर्पण हमको लाना पड़ेगा साथियों। अगर सफल होना है तो अपने जीवन में इस समर्पण के भाव को सम्मिलित करना ही पड़ेगा साथियों, अगर बड़ी ऊंचाइयों पे जाना है तो। और साथियों मैं अपनी बात करूं तो जब से मैंने इस सिस्टम में शुरुआत की साथियों, परिस्थितियां कुछ भी रही हों माने नहीं रखता, लेकिन मैंने जो भी मुझे ऊपर से आदेश मिला, जो भी मुझे गाइडेंस मिला, जो भी मुझे ऊपर से बताया गया, मैंने निश्चल भाव से, चाहे वो सही रहा हो चाहे गलत रहा हो, हालांकि गलत कभी नहीं रहा, मुझे हो सकता है मुझे गलत लगा हो लेकिन बाद में वो सही ही हुआ, उसी का परिणाम है साथियों। मैं लगातार मैंने उसको समर्पण भाव से, मुझे मेरे गुरु ने जो मुझे बताया मैं उसको फॉलो करता चला गया। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं। मैं अगर अपने सिस्टम में बात करूं, आप आजाद सर को देख लीजिए साथियों, आजाद सर को देख लीजिए, आज 10 साल का जो उनका समर्पण का भाव है साथियों, आज वही उनकी सफलता का राज है। आज हम सभी उनका उदाहरण देते हैं, तो क्यों आज वो उदाहरण के लायक कैसे बन गए साथियों? ऐसे नहीं बने हैं कि बस हम जेएमबीडी कर रहे हैं 10 सालों से। साथियों अगर सिर्फ वो जेएमबीडी कर रहे होते ना, तो साथियों आज आजाद जी को शायद कोई नहीं जान रहा होता, आज उनको लोग भूल चुके होते, उनको इनको जानता भी नहीं। लेकिन आज वो जेएमबीडी को करते नहीं है साथियों, जेएमबीडी को जीते हैं। जैसा कि मैंने भी हमेशा बोला है कि मैं भी जेएमबीडी कर नहीं रहा हूं साथियों, जेएमबीडी जी रहा हूं पिछले 6 सालों से लगातार। ये है समर्पण का भाव साथियों। वही समर्पण का भाव आजाद सर के साथ भी देखने को मिलता है, और उसी की देन है कि आज ये सफलता उनके पास है। आज हम सभी उदाहरण देते हैं, और आज पूरे भारत में उनकी एक अलग पहचान है साथियों, समर्पण है। जैसा अभी आजाद सर की कल मीटिंग भी मैं सुन रहा था, आजाद सर ने जो बात कही मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक जो पुराना स्टोर था, माल एक्सपायर हो गया और उस स्टोर को सरेंडर करना चाहते थे, तो उन्होंने कंपनी को माल वापस नहीं किया, उन्होंने खुद और उस सामान को ले लिया, 3.5 लाख का प्रोडक्ट अपने पास लेके रख लिया। क्यों? क्योंकि कंपनी के प्रति उनका विश्वास था, कंपनी के प्रति उनका समर्पण भाव है आजाद सर का, कि मैं नहीं, कंपनी मेरी है, मैं इस प्रोडक्ट को कंपनी तक नहीं जाने दूंगा, मैं स्वयं इसको लूंगा। ये है समर्पण का भाव साथियों, इसको कहते हैं समर्पण। इस तरीके से समर्पित हो जाइए, कुछ भी कीजिए, सबसे पहली प्राथमिकता अपने काम में अगर देना है तो जेएमबीडी को दीजिए। अगर सफल होना है तो साथियों प्राथमिकता आपको देनी पड़ेगी, समर्पण भाव रखना पड़ेगा साथियों। तो साथियों आज का जैसा कि टॉपिक रहा, हालांकि मीटिंग का समय मुझे लगता है करीब आ चुका है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन साथियों फिर से बातें की जाएंगी। लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा साथियों, जो टॉपिक है बिजनेस में सम्मिलित या समर्पित, उम्मीद करता हूं कि आज का यह टॉपिक आप सभी को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और मुझे पता है जिसने भी इस टॉपिक को दिल से सुना होगा, दिल में जिसने उतार लिया होगा, इसको आज मंथन करेगा, कल से साथियों वो उस तरीके से फील्ड में उतरेगा जैसे आज तक नहीं उतरा है, और उसका परिणाम भी उसको दिखेगा आने वाले समय में साथियों। क्योंकि जिसने भी इसको अपने जीवन में शामिल किया है, लागू किया है, आज वो उस मुकाम पर है। क्षेत्र कोई भी हो सकता है, कंपनी कोई भी हो सकती है, काम कोई भी हो सकता है, लेकिन आज अगर वो शिखर पर है तो उसने अपने काम में समर्पण का भाव दिया है साथियों। तो साथियों इसी के साथ मैं मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि मीटिंग का समय नजदीक हो चुका है, मैं अपने उन सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो लोग लगातार, अपनी टीम के बहुत सारे साथी हैं जो इस समय बहुत अच्छी तैयारी भी चल रही लोगों की, जिसमें मैं बात करूं आज
तो जयराम सर हैं, जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी हुई है, खासतौर से नेपाल अपना नैनीताल टूर को लेकर के लगभग 10+ लोगों की तैयारी वो कर चुके हैं, लगभग उनका पूरा भी होने जा रहा है। बहुत बड़ी तैयारी उन्होंने कर रखी है। और इसी प्रकार से सभी ने, चाहे वो जितने भी लीडर्स हों, चाहे वो बांदा से राजेश जी हों, सीधी से राजकुमार माझी जी हों, यक्षेन जी हों, इधर रानी मैम, जिनको आप सभी जानते हैं, रानी मैम का काम बहुत ही काबिल तारीफ होता है। एक महिला होकर के इतनी बेहतर तरीके से ग्राउंड वर्क करती हैं, संघर्ष करते हुए अपने आप को मेहनत कर रही हैं। उनके साथ में रेखा जी हैं और स्नेहलता जी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, कुसुम जी हैं, पूनम जी हैं, ऐसे तमाम सारे लोग हैं जो लगातार फील्ड में लग करके पूरी तैयारी कर रहे हैं इस टूर की। अच्छी तैयारी है, काफी बड़ी संख्या में ले चलने का पूरा प्रयास उनका जारी है। बांदा से राजेश कुशवाहा जी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इधर आपका अकबरपुर से भी बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं। उधर अमित जी की तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत बड़ी तैयारी अमित जी की भी चल रही है। तो जिस प्रकार से अमित जी की तैयारी है, मुझे पता है कि बहुत बड़े स्तर पर उनका भी टूर में संख्या उनकी होगी। इस प्रकार से इधर मैं प्रयागराज की और बात करूं तो इधर कृष्णा जी हैं, अभी एक विजय जी भी अपने साथ में आए, बहुत अच्छे तरीके से काम को कर रहे हैं। और अगर महिला ब्रिगेड की मैं बात करूं तो प्रयागराज से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रयागराज का नाम आए महिला में और सुमन जी का नाम ना आए तो शायद अधूरा रह जाएगा। तो सुमन जी की भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, टूर को लेकर के काफी बड़ी तैयारी उनकी भी है। और इसके बाद तो आप सभी को पता है प्रयागराज में एक और नाम है जिसको आज पूरा भारत जानता है, सबसे छोटी लीडर का खिताब जिसके नाम है जेएमबीडी में, आप सभी को पता है। एक ऐसी लेडी जो कम उम्र में होते हुए भी आज बहुत ही कम समय में अपनी पहचान, अपना मुकाम, एक अच्छा लेवल, एक अच्छी इनकम को आज मेंटेन कर रही हैं। और एक ऐसी संघर्षशील लेडी जिनको हम सभी स्नेहा पटेल के नाम से जानते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा इनकी भी तैयारी, हालांकि पिछले कई दिनों से मुझे इनके साथ करने का समय मिला, मैंने इनको समय दिया। हालांकि मैं अपने पूरे इस कैरियर में कभी भी मैंने इतना समय प्रयागराज में नहीं दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब लगातार 15 दिन का समय प्रयागराज में मैंने दिया है। एक अलग अनुभव रहा पूरे प्रयागराज ग्रुप में, लगातार फील्ड में, लगातार ग्राउंड पे मैंने काम किया। और एक अलग अनुभव रहा खास तौर से स्नेहा जी की टीम में भी मैंने काफी काम किया। और मैंने देखा कि जिस तरीके से लोगों की तैयारियां चल रही हैं, महिला टीम में जितने भी नए लोग आ रहे हैं, पूरा एक अलग ऊर्जा लोगों के काम करने की। लोगों को मैं देख रहा हूँ कि फील्ड में जितने भी लोग हैं, जैसे भी उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, एक बहुत अच्छे इसमें उनकी टीम में दिव्या जी आई हुई हैं, आरती आपका क्या अर्चना जी हैं, दिव्यानी जी हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। साधना जी हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अभी 25 जून को जो सेमिनार हुआ प्रयागराज में, मैंने देखा इतनी अच्छी तैयारी रही। उस मीटिंग में महिलाओं की संख्या बहुत बड़ी थी, अधिक से अधिक संख्या महिलाओं की थी। मैं देख रहा हूं कि प्रयागराज में स्नेहा जी की टीम, खास तौर से मैं बात करूं तो चूंकि महिलाओं की टीम उन्हीं की है, बहुत बड़ी तैयारी उनकी चल रही है। आने वाले समय में जिस तरह से उनकी तैयारी चल रही साथियों, मुझे लगता है कि आने वाला समय जेएमबीडी में अगर महिलाओं की टीम सबसे बड़ी होगी तो शायद हो सकता है कि स्नेहा जी की सबसे बड़ी टीम, जिस तरीके से उनका प्रयास चल रहा था। तो हालांकि सभी का प्रयास है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को छोटा बनाना, लेकिन सभी जितनी भी महिलाएं हो, चाहे वो अलका जी हो, चाहे वो आरती जी हो, चाहे रानी मैम हो, जितनी भी महिलाएं हैं, सभी का प्रयास काबिले तारीफ है। सबका प्रयास अपने आप में एक से बढ़कर एक है, लेकिन सबकी तैयारी अच्छी है, यहाँ पर भी तैयारी अच्छी है। 25 जून की साथियों में बात करूं तो 25 जून का जो सेमिनार हुआ साथियों, लाजवाब था, काबिले तारीफ था। और इस मीटिंग को जिन्होंने होस्ट किया, एक ऐसे व्यक्ति अभी जिनकी नई नई ज्वाइनिंग हुई, विजय जी, जिनका हम सभी जानते हैं, विजय जी का उनका नाम है। इन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग की होस्टिंग किया, इतना अच्छा मीटिंग का पूरा समा बांधा उन्होंने साथियों। जब भी मौका मिलेगा आप सभी उनसे रूबरू होंगे। बहुत ही अच्छी मीटिंग की, इन्होंने पूरा समा बांधते हुए मीटिंग की होस्टिंग किया। और जितने भी लोग रहे मीटिंग को,
सबने तारीफ किया, क्योंकि मीटिंग का माहौल इतना अच्छा था। और मीटिंग से निकलने के बाद साथियों, लोगों का फोन लगातार आ रहा है, भैया आप हमको समय दीजिए, हमको समय दीजिए। इतना अच्छा माहौल लोगों को मिला कि लोगों में काम की इसमें होड़ लगी हुई है। लोग फोन कर करके लोग बुला रहे हैं, लोगों को नींद नहीं आ रही है। इस तरीके का माहौल वहां पर दिया गया साथियों। प्रयागराज की मीटिंग, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिजनेस चलता है माहौल से। माहौल ही सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैं आप सभी को लगातार बताता हूं। और हमने अपनी टीम में इस मीटिंगों का कारवां हमने शुरू कर दिया है। प्रतिदिन जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं, छोटी छोटी मीटिंगें हो रही हैं। और एक महीने में एक बड़े सेमिनार लगातार हमने शुरू कर दिया है। अगले महीने भी इसको हम बड़े रूप देंगे और इसको लगातार अनवरत अब ये चलता ही चला जाएगा। आने वाले समय में देखेंगे साथियों कि प्रयागराज में ही हम 500 हजार लोगों की बड़े बड़े सेमिनार करेंगे। 1000 लोगों का सेमिनार हम करेंगे। इस तरीके से तैयारी चल, आने वाला समय वो दिन दूर नहीं साथियों कि जब 1000 लोगों की मीटिंग हम प्रयागराज में करेंगे। जिस तरीके से तैयारी चल रही है, पूरे यूपी की तैयारी इस तरीके से है। पूरा हम सभी लोगों ने मिलकर एक तैयारी बना रहे हैं पूरी तरीके से अपने, चाहे वो अमित जी हो, चाहे जितने भी लोग, सभी लोग, रुद्र मिश्रा जी हो, सभी लोग इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बहुत बड़ा माहौल होने वाला है साथियों। प्रयागराज और यूपी एक बहुत बड़ा परचम लहराने वाला है। सभी की तैयारी है उस पर। तो साथियों, मैं सभी को फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं, चूंकि समय हो चुका है। और इसी क्रम में मैं आप सभी को एक सूचना और देना चाहूंगा कि साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ट्रेनिंग का सिलसिला चल पड़ा है। ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी शुरुआत हम सभी के ग्रेट लीडर ओम सर ने शुरू कर दिया है। हालांकि जूम मीटिंग तो लगातार चली रही है, लेकिन अभी जो डिप्लोमा ट्रेनिंग की शुरुआत करने का जो निर्णय ओम सर ने लिया, दद्दा जी ने लिया, कंपनी ने लिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी को ये निर्णय लेने के, चूंकि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता थी। क्योंकि मीटिंग एक अलग पार्ट है, ट्रेनिंग एक अलग पार्ट है। और ट्रेनिंग से साथियों अगर आतंकवादी बनाए जा सकते हैं, ट्रेनिंग से सफल इंसान भी बनाए जा सकते हैं साथियों। जो ट्रेनिंग का जो ये फैसला लिया गया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि ओम सर ने भी शुरू कर दिया है, और मुझे भी जो जानकारी मिली है कि अभी पंकज सर ने भी एक बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है ट्रेनिंग को लेकर के। हालांकि उनका लिंक भी आ चुका है ग्रुप में। और परसों यानी कि 29 तारीख को मीटिंग की शुरुआत होने चल रही, पहली मीटिंग की शुरुआत होने चल रही है। तो मैं इस निर्णय के लिए पंकज सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पंकज सर ने इस निर्णय को लिया, ओम सर ने भी निर्णय को लिया। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत 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 दिल से धन्यवाद करता हूं। और पूरे भारत की तरफ से, पूरे सभी टीमों की तरफ से आप दोनों लोगों को अपने तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस ट्रेनिंग की शुरुआत करने के लिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आज की इस मीटिंग में बैठने के लिए, आने के लिए, सुनने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जिस टॉपिक पे बात की है, बिजनेस में सम्मिलित या समर्पित, आज साथियों सभी लोग सोचिएगा, मंथन कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, क्या मैंने जो बोला है सही है या गलत। इसको आपको मंथन करना है कि इस पर हमको क्या करना है, सम्मिलित होना है या समर्पित होना है। तो एक बार सबसे आप सभी को, अपने सभी गुरुओं को मैं अपने तरफ से धन्यवाद करता हूं, और पूरी टीम को, सभी सीनियरों को, जितने लोग मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं सभी लोगों को, पूरे भारत के तमाम सभी लीडरों को, महिला पुरुष सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग इस जूम मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं। और जो साथी लगातार जूम मीटिंग में हिस्सा बने हैं, हालांकि इस समय जूम मीटिंग में जो भागीदारी बढ़ी है, लोगों ने प्रयास बढ़ाया है, इसके लिए आप सभी काबिले तारीफ हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस प्रयास को और बड़ा किया जाए, ताकि इस संख्या जो अभी हम लोग लगभग 70 के करीब पहुंच रहे हैं, इसको हम 100 के आंकड़े को पार कर दें। जैसा कि मैं देख रहा हूं आज समथिंग 70 के आसपास का मुझे लगता है करीब आंकड़ा रहा होगा। तो इस आंकड़े को हमें जल्द से जल्द साथियों 100 का आंकड़ा पार कर देना है। प्रयास हालांकि लोगों ने बढ़ाया है और इस प्रयास को और बढ़ाना है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि हम सभी अपना प्रयास बढ़ाएंगे, और एक उम्मीद के साथ और कि टूर
का समय चूंकि नजदीक आ चुका है, क्लोजिंग में बहुत कम समय बचा है, तो जिन साथियों का टारगेट अभी शेष है, साथियों बचे हुए समय में बढ़ा दीजिए, काम की गति को बढ़ा दीजिए, प्रयास को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर ये समय निकल गया साथियों तो हमारे पास पछताने के सिवा कुछ और नहीं बचेगा। आप देखेंगे कौन कौन जा रहा है, खड़े होकर के देखेंगे, आपके पास फोटोएं आएंगी, जैसा कि अभी आपने 4 जून के बाद आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कि क्या पता काश हम भी वहां पे गए होते, ये नजारा हम भी लिए होते, उस 5 स्टार होटल का आनंद हम भी पाए होते, आगरा घूमने का अवसर हमें भी मिला होता। साथियों ठीक ये उससे बड़ा मौका आपके पास है। जो लोग चूक जाएंगे फिर से वही होगा, काश हम भी गए होते। तो साथियों काश 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 कहने से अच्छा है कि हम अपने काम को बढ़ा दें, अपनी गति को बढ़ा दें किसी भी कीमत पर। साथियों देखिए, कोई भी टारगेट अगर पूरा करना है साथियों, कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं होता है, हारता वही है जो प्रयास नहीं करता है। कोई भी लक्ष्य आपके साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप सभी जानते हैं साथियों, अगर हमने मन में बैठा लिया, टारगेट को फीड कर लिया कि पाना है, करना है, जाना है किसी भी कीमत पर, तो चाहे कुछ भी हो जाए साथियों, आप उस लक्ष्य को पाकर रखेंगे, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, मुझे पता है। तो सबसे पहले तो फीड कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, टारगेट पूरा करना है तो करना, कुछ भी करना पड़े, एन केन प्रकारेण कुछ भी करना पड़े, करना है तो करना है। जिस दिन ये ठान लेंगे, आपका लक्ष्य पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि जब किसी भी काम को हम शिद्दत से करते हैं, ईश्वर भी, प्रकृति भी आपका लक्ष्य पूरा करने में आपका सहयोग करती है। तो दिल से इसको बैठा लीजिए, दिमाग में फीड कर लीजिए कि टारगेट को पूरा करना है तो करना है, किसी भी कीमत पर करना है। तो साथियों उसी उम्मीद के साथ कि अधिक से अधिक लोग, सब लोग टारगेट पूरा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी नैनीताल में, आप सभी का स्वागत है। और बहुत बड़ी तैयारी कंपनी ने कर रखी है नैनीताल की, आप जब चलेंगे वहां देखेंगे बहुत आनंद आने वाला है। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत 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 दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, जय जेएमबीडी।